इस समय हूँ जिला कन्नौज में और कन्नौज में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित हैं। आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं प्रभात गौतम जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि चंद महीने का समय रह गया। लोकसभा चुनाव है और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी पूरी तरीके से चुनावी मोड़ में आ चुकी है। अभी 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, बहुत अच्छे वोट भी मिले थे, क्योंकि मैंने कई राज्यों में देखा भी था। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जिलाध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत-बहुत साधुवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। प्रभा जी, सबसे पहले तो आप जिलाध्यक्ष हैं, अगर कन्नौज की बात करें, राजनीतिक घटनाक्रम है 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। किस तरीके की आजाद समाज पार्टी की तैयारी? हम लोगों की आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ज़मीनी स्तर पे हमारी कार्यकारिणी जो है, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय लगातार क्षेत्रों में, अपने-अपने गाँव में बूथ कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ बनाने का काम कर रही हैं और लगातार हम लोग क्षेत्र में मजबूती के साथ ज़मीनी स्तर पर काम करना प्रारंभ कर चुके हैं काफ़ी दिनों से। क्या नाम पत्रकार महोदय को भी पता है, हमारे जो भी साथी हैं, सभी को पता है, आज़ाद समाज पार्टी कम से कम 2 सालों से जिले के अंदर जाति तोड़ो, बहुजन समाज जोड़ो मीटिंग का आयोजन कर और पूरे बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रही है और लगातार हम लोग क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे आजाद समाज? आज़ाद समाज पार्टी के जो मुद्दे हैं, कहीं न कहीं जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने जो सपना देखा था, जो हमारे बाबा साहब मानवर कांतीराम ने जो भारत की कल्पना की थी कि हर शोषित वंचित समाज के लोगों को बराबरी के अधिकार मिलें, उनको जो भी क्या नाम जहाँ पर भी उनको क्या नाम पिछड़ापन कन जहाँ से भी उनका है, उनको कन दूर किया जाए और जिस तरीके से मानवर कांतीराम ने तमाम संघर्षों के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर 4 बार सत्ता स्थापित की। लेकिन मानवर कांतीराम बाबा साहब का सपना था कि जब तक दलित कोई नेता जो है दिल्ली की गद्दी पर नहीं पहुँचता है, तब तक हमारा जो संविधान है पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाएगा और हमारे जो हक अधिकार हैं, वो वास्तविक तौर से आज भी हमारे पूरे लागू नहीं हो पाए हैं और जब तक हमारे हक अधिकार जितने भी अधिकार हैं, अगर संविधान में जितने भी हमारे कर्म जो भी प्रावधान दिया है, अगर वो पूरी तरीके से लागू नहीं होता, तब तक हम नहीं मानते हैं कि हमारे समाज और बहुजन जो वंचित जो समाज है, उसका विकास हो पाएगा। बहुजनों की विकास की बात करी तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। आज अभी चंद्रशेखर बराबर आरोप लगाते रहते हैं कि वर्तमान की सरकार आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, कैसे बचाएँगे? हम लोग लगातार समाज में भी, क्षेत्र में भी इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है, वो हमारे हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है और ये किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी जो है वो डायरेक्ट नहीं, पीछे दरवाजे से संविधान के साथ बराबर छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। आपको भी ज्ञात होगा जो हमारा जो क्या नाम वास्तविक तौर से जो हमारा मजबूत हथियार था, एससी एक्ट जिसे कहते हैं, जिससे लोग एक बार नहीं 4 बार अगर हमारे साथ कोई सोशल अत्याचार करते हैं तो 4 बार वो सोचते हैं कि हम इस पे क्या नाम हाथ चलाएँ या अत्याचार करें या ना करें। तो कहीं न कहीं 2018 में इस बीजेपी की सरकार के द्वारा और कुछ इनके जो नेताओं के द्वारा एससी एक्ट को खत्म करने का काम किया गया और कहीं न कहीं उसमें भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का महत्वपूर्ण योगदान समझें, जो पूरे भारत को बंद करने का काम किया और पुनः एससी एक्ट को पुनः वापिस करने का काम किया। तो कहीं न कहीं संविधान को हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है और हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर संविधान को बचाने का काम करेंगे और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संविधान बदलने की सोच भी रहे हैं, कि अगर आपने संविधान की बदलने की सोचा भी, तो कहीं न कहीं वो दिन फिर इतिहास में फिर वो दर्ज होगा जिस तरीके से भीमा कोरेगाँव इतिहास में दर्ज है। एक सवाल, कन्नौज की धरती है, अखिलेश यादव यहाँ से आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा या फिर समर्थन में चुनाव लड़ेंगे? अब मैं आपको जो स्पष्टली है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भी है, क्योंकि हम लोगों का विचार है कि एक ऐसा एलायंस बने, एक ऐसा गठबंधन बने, जो कहीं न कहीं इन जो कनमनवादी और जो आरएसएस और जो संविधान विरोधी कहीं न कहीं जो सत्ता में बैठी ताकतें हैं, और जब तक ये नहीं हटेंगी, तब तक ना तो हम लोग
सत्ता में काबिज हो सकते हैं, ना हम संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं एक मजबूत अलायंस गठबंधन बने, जिससे कहीं न कहीं इस षड्यंत्रकारी बीजेपी सरकार को इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, और जो आपने जिनका नेता का नाम लिया, वो भी एक बहुजन समाज के बड़े नेता रह चुके हैं भी। तो कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि अगर अगर इस तरीके से अलायंस बनता है और हम लोगों का गठबंधन बनता है, तो हमें लगता है कि इस बीजेपी सरकार को 2024 के सत्ता में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और दूसरी बात, अगर हमारा गठबंधन अलायंस होता है, तो कन्नौज की बात रही है, तो अगर हमारा अलायंस हो जाता है, तो हम कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मजबूत करने का काम करेंगे और उनके लिए दिन-रात करने का काम करेंगे, अगर मेरा अलायंस होता है। अगर अलायंस नहीं होता है, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बताया है कि हम लोग इस बार जो है सारी सीटों पे चुनाव ना लड़कर, जो हमारी जो मजबूत जो सीटें हैं, उस पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और, राम मंदिर बन रहा है, इस तरीके से देख राम मंदिर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने उसको चुनावी रंग में रंग दिया है, तो ये कहीं न कहीं क्या नाम, हर व्यक्ति को लगता है, ये राम मंदिर जो है, ये कहीं न कहीं बिल्कुल बीजेपी की सरकार ने मेजरमेंट कर और 2024 के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र कर और जनता के बीच में पहुँचकर ये कहीं न कहीं राम मंदिर का एक जिस तरीके नैरेटिव लेकर और ये 2024 के सत्ता में जाना चाहते हैं और राम मंदिर से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपनी आवाम से कि राम मंदिर जो है, मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जो हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे, तो क्या भारत में राम थे ही नहीं क्या? और जो लोग कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो क्या नाम, राम को हमने स्थापित किया, तो क्या राम पहले थे नहीं? तो ये कहीं न कहीं बीजेपी जो सरकार है, राम के नाम पर पूरे भारत में एक ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है और कहीं न कहीं इसके सहारे चुनाव में आना चाह रही है और चुनाव को जीतना भी चाह रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश में भुखमरी है, लाचारी है, जिस तरीके से बेरोज़गारी है, महँगाई है, आज लोग जो हैं बेरोज़गारी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, रोज़गार नहीं है उनके लिए। तो जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो वास्तविक तौर से जो आम जीवन के जो मुद्दे हैं, उनसे कहीं न कहीं बीजेपी सरकार उन चीज़ों से हटाकर और सिर्फ़ राम मंदिर पर ले जाकर और क्या नाम वोट को ध्रुवीकरण कर लेना चाहती है। इंडिया गठबंधन अगर बना, चंद्रशेखर जी को मौका मिला, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हम लोगों के जो भी मुद्दे हैं, वो बहुजन समाज के, जो वंचित समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, जिनको कहीं न कहीं जो हक अधिकारों से वंचित रखा गया है। जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का सपना है कि अगर हम लोग सत्ता में पहुँचे, तो कहीं न कहीं जो हमारे जो युवा साथी हैं, जिनको आज दर-दर भटकना पड़ रहा है, उनको रोज़गार देने का काम किया जाएगा। जो हमारे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार किया जाता है, जो हमारी बहन-बेटियों के साथ दरिंदगी की जाती है, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारी पार्टी और संगठन, हम लोगों ने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे ह हम लोगों की नीतियाँ हैं। अगर हम लोग जब भी सत्ता में आ गए, अगर गठबंधन से पहुँचे या पूर्ण रूप से पहुँचे, अगर हम लोगों ने जनता ने हम लोगों को चुना, तो हम लोगों उनको उनको जो है भयमुक्त वातावरण देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी और शिक्षा शिक्षा जब तक ये गुणवत्ता तब तक अच्छी नहीं हो सकती है, जब तक चाहे डीएम का बच्चा हो और चाहे एक मज़दूर का बच्चा हो। अगर समानता चाहिए, तो जिस दिन ये देश के अंदर ये कानून बन जाएगा, चाहे वो डीएम का बच्चा हो, चाहे वो एसपी का बच्चा हो और चाहे एक मज़दूर क्लास वर्ग का बच्चा हो, अगर ये सारे बच्चे एक साथ स्कूल में आ जाएँगे, तो उसी दिन देश की गुणवत्ता ऑटोमेटिक सुधर जाएगी और जो क्या नाम प्राइवेट वाले जो हज़ारों रुपए जो क्या ना इस तरीके से ये लूटने का काम कर रहे हैं, उसी दिन ये भी कने कने इनके ताले लग जाएँगे स्कूलों में। जी। आखिरी सवाल आपसे है, गणतंत्र दिवस का आगमन हो रहा है, आपकी तरफ से प्रदेश देशवासियों के लिए क्या शुभकामनाएँ? हमारी पार्टी और हमारे संगठन की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई, क्योंकि इस गणतंत्र दिवस के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, महापुरुषों ने अपने देश की आहुति दे दी, अपने क्या नाम जीवन को न्यौछावर कर दिया, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं ऐसे सभी योद्धाओं का, सभी शहीदों का श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ
और गणतंत्र दिवस की देशवासियों और जिलेवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।